किसी भी गेमिंग पीसी का आप सोचिए, सबसे महंगा, सबसे ज्यादा जिस पर बहस होती है और सबसे जरूरी कंपोनेंट कौन सा है? अरे भाई, ग्राफिक्स कार्ड ही तो है। एनवीडिया बनाम एएमडी, ग्रीन टीम बनाम रेड टीम। ये एक ऐसी लड़ाई है जो इतनी गहरी है कि लोग अपने जीपीयू को ऐसे डिफेंड करते हैं मानो उनका पहला बच्चा हो। पर ये जंग ना इन दो नामों से बहुत पहले शुरू हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें 3D गेमिंग के जन्म से लेकर आज की एआई क्रांति तक ले जाएगी। तो वे चलिए उतरते हैं इस दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां सिलिकॉन धर्म बन जाता है और बेंचमार्क्स वो तो मानो धर्म ग्रंथ ही हैं। ये सिर्फ हार्डवेयर की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस लड़ाई की कहानी है जिसने हमारे गेम खेलने का तरीका और टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जीपीयू आखिर होता क्या है। इसका पूरा नाम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली ये एक स्पेशल चिप है जिसे डिस्प्ले पर इमेज बनाने की प्रोसेस को कह लीजिए रफ्तार देने के लिए बनाया गया है। और आसान भाषा में कहूँ तो यही वो चीज़ है जो किसी भी गेम को एक बोरिंग स्लाइड शो के बजाय एकदम असली जैसा दिखाती है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है जो एक के बाद एक कुछ मुश्किल काम निपटाने में एक्सपर्ट है, तो जीपीयू उसकी मसल्स हैं, उसकी मांसपेशियां हैं जो एक साथ हजारों छोटे छोटे काम कर सकती हैं। यही जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, ये इसे ग्राफिक्स के लिए तो एकदम परफेक्ट बनाती ही है, और हाँ, जैसा कि हम आगे देखेंगे, एआई के लिए भी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के बीच में, एक ऐसी कंपनी के साथ जिसने मार्केट में सिर्फ एंट्री नहीं मारी बल्कि पूरा का पूरा मार्केट ही बना दिया। जी हाँ, ये कहानी है 3DFX के उदय और उसके पतन की। अब जरा इनकी रफ्तार देखिए, कितनी कमाल की है। 1996 में वूडू ग्राफिक्स के साथ इन्होंने 3D एक्सेलरेटर का मार्केट खड़ा कर दिया। 1998 तक वूडू 2 ने SLI के साथ, जो एक कमाल की तकनीक थी जिसमें 2 कार्ड्स एक साथ काम करते थे, पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2000 आते आते उन्हें उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एनवीडिया ने खरीदा और खत्म कर दिया। सिर्फ 4 साल, सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि जो कंपनी बिल्कुल टॉप पर थी, वो इतनी जल्दी इतनी बुरी तरह से गिरी कैसे? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अहंकार। 3DFX ने कुछ ऐसी बड़ी स्ट्रेटेजिक गलतियां की जिसने उनके पतन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। हुआ ये कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को लाइसेंस देने से साफ मना कर दिया, फिर खुद कार्ड बनाने के लिए एक बोर्ड मैन्युफैक्चरर को ही खरीद लिया। और सबसे बड़ी गलती, डायरेक्स जैसे नए गेमिंग सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बिठा ही नहीं पाए, जबकि पूरी इंडस्ट्री उसी तरफ जा रही थी। उनका जो आखिरी कार्ड था वूडू 5, वो बहुत देर से आया, बहुत गर्म था और बहुत ही धीमा था। मतलब उन्होंने एक भूखे शेर के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया था। और 3DFX के जाने के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। ये थी एनवीडिया और ATI के बीच की महालड़ाई। एक दशक लंबी जंग जिसने इनोवेशन को तो मानो रॉकेट की स्पीड दे दी। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? हम जैसे कंज्यूमर्स को। कुछ साल तक तो एनवीडिया का दबदबा रहा, लेकिन फिर आया साल 2002। ATI ने लॉन्च किया रेडियन 9700 प्रो, और इस कार्ड ने इसने सिर्फ एनवीडिया को हराया नहीं बल्कि उसे तहस-नहस कर दिया। DirectX 9 का सपोर्ट, बेहतरीन शेडर परफॉर्मेंस, ये कार्ड अपने समय से इतना ज्यादा आगे था कि इसने ATI को पहली बार इंडस्ट्री का किंग बना दिया। अब एनवीडिया का जवाब था GeForce FX सीरीज, जो सच कहें तो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन एनवीडिया ज्यादा देर तक शांत बैठने वालों में से नहीं है। 2004 में उन्होंने GeForce 6800 अल्ट्रा के साथ एक जोरदार वापसी की, जिसने उन्हें वापस गेम में ला खड़ा किया। ये एक ऐसा आगे पीछे का खेल चल रहा था जिसने टेक्नोलॉजी को हर साल बेहतर से बेहतर बनाया। एनवीडिया का एक सबसे यादगार और शायद सबसे बुरा दौर था FX 5800 अल्ट्रा के साथ। इसका कूलर इतना ज्यादा शोर करता था कि रिव्यू करने वालों ने इसे डस्ट बस्टर कहना शुरू कर दिया। सच में ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह आवाज करता था। और मजे की बात यह है कि इतनी गर्मी और इतने शोर के बावजूद परफॉर्मेंस में भी ये पीछे ही था। और फिर आया साल 2006। एनवीडिया ने लॉन्च किया द लेजेंड 8800 GTX। ये कार्ड एक आर्किटेक्चरल छलांग थी, अपने समय से इतना आगे कि इसने लगभग 1 साल तक मार्केट पर एक तरफ राज किया। ये इतना पावरफुल था कि इसने उस मशहूर मीम को जन्म दिया, कैन इट रन क्राइसिस।
अब जैसे ही लग रहा था कि ये लड़ाई एक तय पैटर्न में चल रही है, एक बाहरी ताकत ने आकर सब कुछ बदल दिया। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और फिर कोविड महामारी, इन दोनों ने इंडस्ट्री में ऐसी उथल-पुथल मचाई कि ये जंग कंपनियों के बीच से हटकर हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गई। ये जो आप देख रहे हैं, ये मार्केट की उस अजीबो-गरीब हालत को दिखाता है। 2020 में एनवीडिया का RTX 3080 लॉन्च हुआ $699 में, लेकिन क्रिप्टो माइनर्स और स्कैल्पर्स की वजह से इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था और ऑनलाइन ये $2000 से भी ज्यादा में बिक रहा था। सोचिए, 3 गुना से भी ज्यादा कीमत। तो इस पूरी उथल-पुथल का गेमर्स के लिए क्या मतलब था? वो लोग जो इस मार्केट की असली ऑडियंस थे। इसका मतलब था सालों तक जीपीयू की जबरदस्त कमी, बॉट्स के खिलाफ ऑनलाइन कार्ड खरीदने की एक हताशा भरी जंग, और कई लोगों के लिए तो इस हॉबी से पूरी तरह से बाहर हो जाना। कुछ लोगों ने हार मानकर कंसोल या फिर पहले से बने हुए पीसी की तरफ रुख किया, क्योंकि एक अकेला जीपीयू खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया था। खैर, जैसे ही मार्केट थोड़ा नॉर्मल हुआ, जंग का मैदान एक बार फिर से बदल गया। अब लड़ाई सिर्फ पारंपरिक रेस्टराइजेशन यानी पिक्सल बेस्ड रेंडरिंग की नहीं थी। अब जंग थी रे ट्रेसिंग की, जो असली दुनिया की तरह लाइट और शैडो बनाती है, और साथ ही AI अपस्केलिंग जैसी एडवांस्ड फीचर्स की। यहाँ पर एनवीडिया का सबसे बड़ा दांव था DLSS। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। ये AI का इस्तेमाल करके कम रेजोल्यूशन वाली इमेज को बेहतर बनाती है और उसे हाई रेजोल्यूशन जैसा दिखाती है। ये काम करते हैं एनवीडिया के खास टेंसर कोर्स, और इसी की वजह से रे ट्रेसिंग जैसी भारी भरकम तकनीक असल में इस्तेमाल करने लायक बन पाई, वो भी परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना। और यहीं पर कहानी में आता है एक हैरान कर देने वाला मोड़। AI में जो क्रांति आई है ना, उसकी वजह से गेमिंग अब एनवीडिया के लिए लगभग एक साइड बिजनेस बन गया है। उनकी जो AI चिप्स हैं, जो बड़े-बड़े AI मॉडल्स को ट्रेन करती हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा कमा रही हैं कि उनका गेमिंग डिवीजन अब उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, जंग तो अभी भी जारी है, लेकिन अब एक तीसरे बड़े खिलाड़ी इंटेल के आने से दांव और भी ऊंचे हो गए हैं, और ये जो मैदान है, ये पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आज का युद्ध क्षेत्र कुछ ऐसा दिखता है। एनवीडिया वो इनोवेशन और AI जैसे फीचर्स पर अपना दांव लगा रहा है। AMD वो प्राइस टू परफॉर्मेंस और रॉ पावर पर फोकस कर रहा है। पारंपरिक रेस्टराइजेशन में वो आज भी बहुत मजबूत है। और फिर है इंटेल, जो देर से तो आया है, लेकिन बजट सेगमेंट में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। तो हाँ, ग्राफिक्स की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एक नया और बहुत बड़ा सवाल उभर रहा है। गेमिंग की जंग को आकार देने वाले यही बड़े खिलाड़ी अब AI की एक नई जंग लड़ रहे हैं, और इस बार दांव पर सिर्फ बेहतर फ्रेम रेट नहीं है, इस बार दांव पर है हमारा भविष्य। तो कौन जीतेगा?